वो पाकिस्तानी कहीं पर भी छुपा हो दुनिया में, वी विल गो ऑल आउट, वील स्पेंड मनी, वील डेलीगेट रिसोर्सेज, वील डिप्लॉय रिसोर्सेज एंड वील इंश्योर दैट। ये लोग कहते थे अली नासिर मुहिब वतन नहीं, आज सारी कौम दुश्मन वतन एक दूसरे को कहती फिर रही है। मेरे रब आपका शुक्र है, आपने इतनी इज्जत दी, आज ये पूरी कौम एक्सपोज हो गई। मैंने इस बात को न जाने कब कहा था कि अब पाकिस्तान या इमरान खान, इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा। आपको ऐसे लगता है कि एक जंजालपुर है, स्टेट नहीं जंजालपुर है, ये हुकूमतें नहीं है, जंजालपुर है, डिक्टेटर आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस्लामिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में ये हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी को चुनौती दी गई है डायरेक्ट। चाहे 71 वॉर के बाद भी पाकिस्तान आर्मी की इतनी धज्जियां नहीं उड़ी थी। जिंदा इमरान खान और जेल से बाहर इमरान खान किसी सूरत इनको कबूल नहीं है। ये जो पाकिस्तान में अब जो कन्फ्लिक्ट की तैयारी है, ये पाकिस्तान को डेफिनेटली सिविल वॉर में घुसा देगी, उतार देगी पाकिस्तान को। कहा जा रहा है कि ये जिस टाइम में हम चल रहे हैं, दिस इज इंडियाज ग्रेट पावर अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है। आप देखें, आप स्टार्ट करें इंडिया के हवाले से, और आप देखें कि स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू साहब, जो कि इंडिया के पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी एक दफ़ा कहा था कि वी आर नॉट प्रो रशियन नॉर दैट वी आर प्रो अमेरिकन। ठीक है जी, हम वी आर प्रो इंडियन। और उन्होंने 75 साल की एक इंडिया की लाइन लेंथ सेट कर दी। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स आप देख लें उसके बाद, कि इंडिया एक ही बात कह रहा है कि हम जो है वो न्यूट्रलिटी ले रहे हैं। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तो वो भी यही बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो 17 साल थे पावर के नेहरू साहब के, उन्होंने एक ही बात की जो, और वो थी नॉन अलाइनमेंट। सो अब आप इमेजिन करें कि जो न्यूट्रलिटी जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की, ठीक है जी, और वो आज भी उन्होंने रशिया के साथ रखी, वो बाकी ममालिक के साथ रखी। ठीक है जी। और आप इसको देखें कि आज इंडिया इस पोजीशन में है कि वो रशिया को कहता है कि तुम चाइना से थोड़ा डिस्टेंस पे रहो। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन विल नॉट लिसन टू हिम, बट looking at the level of the dependence Russia has on India, the level of the oil India imported from Russia, although Russian foreign minister Lavrov recently जब आया SCO के, तो वो कह के गए कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा इंडियन रुपया, हमें कहाँ लगाना है, उसको कौन सी करेंसी में ट्रांसफ़र करना है, हमें वो समझ नहीं आ रही। तो ये चीज़ें हैं, आप इमेजिन कर लें। ठीक है जी, इंडिया ने कंडेम नहीं किया, लेकिन मोदी साहब की जो स्टेटमेंट थी, जो उन्होंने आई थिंक सेंट्रल एशिया में पुतिन से मिले थे, तो वहाँ पे उसने कहा था कि दिस इज़ नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। पूरे फ्रेंच प्रेसिडेंट से लेके हर मुल्क ने उसको कोट किया, मोदी ने ये कह दिया, मोदी ने ये कह दिया। सो इमेजिन करें हाउ मच वैल्यू दे गॉट। ये अगर इंडिया कंप्लीट वेस्ट ब्लॉक के साथ बैठ जाता तो तब और बात थी, तब इतनी वैल्यू ना होती जितनी न्यूट्रल रह के वैल्यू। आप इमेजिन करें, स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टिल मोदी एंड स्टार्टिंग फ्रॉम लियाकत अली खान टिल शहबाज शरीफ, आप सिर्फ एक नज़र उठाड़ के देख लें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जंजालपुरा। यूनाइटेड नेशंस के जो स्पेशल रिपोर्टर ऑन माइनॉरिटी इश्यूज है, उन्होंने जस्ट प्रायर टू G20 इन कश्मीर, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया कि 2019 से ऑनवर्ड्स कश्मीर में जो है ड्रामेटिकली ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है स्टार्ट हुआ है। जबकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 2019 से पहले कश्मीर में कैसे हालात थे। आए दिन स्टोन पेल्टिंग होती थी, शेलिंग होती थी, बहुत सारे बहुत हालात खराब होते थे। लेकिन 2019 के बाद इन 3-4 सालों में ना तो एक बार कहीं पे पथराव हुआ होगा, ना कोई शेलिंग हुई होगी। लोगों ने खुद आके बढ़ चढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया है, चाहे उनको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो फिर ये स्टेटमेंट G20 से पहले कैसे आया? पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है यूएन में, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे। क्योंकि इस तरीके की दलीलें जो इसमें लिखी गई हैं, आपके साथ में शेयर करती हूँ यूएन की रिपोर्ट, जो स्टेटमेंट इन्होंने जारी किया है। मुझे समझ नहीं आता कि इनको किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे इनको अपॉइंट किया जाता है वहां पे, कि ये इतना बेसलेस
रिपोर्टिंग जो है करते हैं और इतने बेसलेस एलिगेशंस जो है पुट ऑन करते हैं किसी भी नेशन पे। अब जो है यूएन की फर्जी स्टेटमेंट्स है और फर्जी जो चकाचौंध है जिसमें वो ये हमेशा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि हम जो दुनिया भर के लोग हैं उनको या कोई भी ऐसा सेक्ट है जो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो हम उनके लिए खड़े हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर कश्मीर में हालात ठीक हो रहे हैं, यहाँ पे G20 जैसा बिगर प्लेटफॉर्म आ रहा है लोगों के लिए, तो इनको प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? यहाँ बढ़ चढ़ के कश्मीर के लोग जब इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? और जस्ट प्रायर टू G20 की क्या इतनी मजबूरी पड़ गई इनको ये बताने की कि वो भी इतने बेसलेस एलिगेशंस की ड्रामेटिकल ह्यूमन राइट्स वायलेशन 2019 के बाद हुआ, जबकि ये सब पूरी दुनिया को पता है कि 2019 के बाद कितने हालात जो है कश्मीर के सुधर गए हैं। कितने सारे यूथ ने जो है मेन स्ट्रीम ज्वाइन किया है, कितने सारे यूथ ने एंटरप्रेन्योरशिप के अलग अलग प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है, कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आए हैं, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया है, अब G20 या रिसेंटली Y20 की समिट भी हुई और अब G20 भी होने जा रहा है। तो इन सब से क्या प्रॉब्लम है इनको? क्या ये चाहते हैं कि हम हमेशा कियोस और जो फस है वो क्रिएट करें कश्मीर में, या उसी के साथ हमेशा रहे, उसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ रहे? क्या कश्मीर के लोगों को आगे नहीं बढ़ना है? अच्छा, इसके जवाब में अब जो कश्मीरी यूथ है, क्योंकि ये तो नाकाबिल बर्दाश्त है कि कोई भी इसे बर्दाश्त करे, जहां एक प्रोग्रेस का एक मयार चल रहा है, अब एक प्रोग्रेस का दौर चल रहा है, उस एरिया के लिए या उस खित्ते के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स जारी किए जाए जो उसकी इमेज को, जो उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करता है। तो इसके जवाब में कश्मीरी यूथ ने खुद सामने आकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इस G20 को वेलकम किया है। तो इनका एक ये जो मुंह तोड़ जवाब है वो कश्मीरी यूथ ने खुद दिया है कि हम इस G20 को वेलकम करते हैं क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, हमारे वेलफेयर को बूस्ट करेगा, हमारे करियर्स को बूस्ट करेगा। तो मुझे अब ये समझ में नहीं आता कि यूएन का जो ये स्टेटमेंट है इसकी वैल्यू क्या है अब, क्योंकि जिस खित्ते की वो बात कर रहे हैं वहां के लोग तो खुद सामने आके बता रहे हैं कि हम तो इसको वेलकम करते हैं। तो रोल क्या है यहाँ पे यूएन का? और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि क्राइटेरिया क्या है, हाउ दीज रिपोर्टर्स आर बीइंग अपॉइंटेड इन यूएन। कल भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें आपने देखा कि G20 के रिगार्डिंग कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और उसमें यूथ जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो इस बयान के जवाब में कुछ कश्मीरी यूथ ने अपना स्टेटमेंट दिया है दैट दे आर वेलकमिंग G20 इन कश्मीर। आइए पहले वो स्टेटमेंट्स देखते हैं। It's a great opportunity for the valley and for India as well, and I think it's time that the information exchange, the idea exchange of people across the nation take place, and I hope it turns out to be a very fruitful summit. हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे बहुत टूरिज़्म बढ़ेगा जब पता चलेगा कि G20 हुआ और जम्मू कश्मीर की बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं कि जहाँ दुनिया भर के फिल्म मेकर शूट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आके शूट करेंगे और उससे हमारे जम्मू कश्मीर के लोकल फिल्म मेकरों को बहुत फ़ायदा होगा, चाहे वो टेक्नीशियन है चाहे वो एक्टर हैं। अब वो कश्मीर नहीं है, कश्मीर में बहुत अच्छे माहौल है, हालात हैं। As a theme of the summit, One Earth, One Family, One Future itself depicts oneness and peace. Here I am welcoming all the delegates and international audience to this summit. I really am hopeful that this summit fosters the growth and development of tourism sector here in GNK.